गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा भी मुबारक। और मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नाजरीन, कहा जाता है कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से दूसरे खुश होते हैं। तो जनाब, कोशिश किया करें कि लोग आपसे खुश रहें, खुद भी आप खुश रहा करें और दूसरों की खुशी की वजह भी जरूर बना करें। अगर किसी को कुछ देने के लिए ना भी हो आपके पास तो उन्हें अपनी दुआओं में जरूर शामिल कर लिया करें। और आजकल हमें दुआओं की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह की सूरत हाल चल रही है। और मेरा मानना भी यही है कि हमारी दुआएं दूसरों की जिंदगी में खुशी की वजह भी बन जाती हैं। मुहलिक वायरस बेलगाम हो चुका है और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान मुस्बत आने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। न सिर्फ नए केसेस में बल्कि अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। और 9 माह के तवील अरसे के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 3,946 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 63 अमवात हुई हैं। लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 25 कीमती जानें मुहलिक वायरस की नजर हुई हैं, जबकि शहर में 24 घंटों के दौरान 1366 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए। ओवरऑल अगर पंजाब की बात की जाए तो 2,571 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि सूबे भर में मूजी वायरस से मजीद 51 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। ये गुज़श्ता साल जुलाई के बाद एक दिन में रिपोर्ट होने वाली केसेस की सबसे बड़ी तादाद देखी गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह भी 10% से तजावुज कर गई है। हालात क्यों इतने खराब होते जा रहे हैं? हम क्यों नहीं तीसरी किस्म पर कंट्रोल करने आ रहे, इस पे क्यों नहीं हमारा कंट्रोल हो रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं को चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हैं प्रोफेसर डॉक्टर असलम साहब। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? सर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि एसओपी के निफाज के बावजूद भी जो कोरोना की ट्रांसमिशन है ये बढ़ती जा रही है और पिछले साल की अगर बात की जाए तो उसके मुकाबले में आ चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि इसकी ये वजह है कि कोरोना ने अपनी शक्ल जो है वो चेंज की है, या एसओपीज पर अच्छी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा? ये दोनों बुनियादी वजूहात हैं। ठीक है। एसओपीज पर देखें, अब लॉकडाउन अब हुकूमत ने किया जब उन्होंने देखा कि केसेस बढ़ रही हैं, लेकिन इसका असर अभी मजीद 15 दिन मजीद हमें देखना पड़ेगा और असर इसका 2 हफ्ते के बाद इसका इंशाल्लाह डिक्लाइन शुरू होगा। दूसरी बड़ी वजह ये जो नया वायरस है जी, ये इतना रैपिड इसकी ट्रांसमिशन है और ये इतना अग्रेसिव है कि उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये दोनों चीजें आपस में दोनों को एग्रीवेट कर रही है एक दूसरे को। तो ये पहली और दूसरी लेयर जो आई थी उससे ज्यादा खतरनाक है? बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले अभी बताया कि एक तो इसकी इस वायरस की ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है और दूसरा ये डिजीज को बड़ा रैपिडली डिटीरियोरेट कर देता है पेशेंट को। उसके लंग्स बड़ी बुरी तरह इन डेज, यानी कि इन आवर्स एंड इन डेज उनको मुतासर करके दोनों लंग्स में नमूनिया कर देते हैं। अगर सर बात की जाए कोरोना वायरस का फैलाव या अमवात के तकाबुल की, तो ये क्या आपको लगता है कि ये वायरस अभी ये जो वेव है, थर्ड वेरिएंट है, ये अभी कंट्रोल में है या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर उसी तरह दबाव पड़ रहा है जिस तरह पहली वेव में आया था? देखें, हेल्थ के जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, हमने स्टेज फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 स्ट्रेटजी डेवलप की हुई है। इसमें अभी तक हम फेज़ 1 को अभी डील कर रहे थे कि उतनी जितनी हमारी कैपेसिटी थी। फेज़ 2 के लिए हमने सारे हॉस्पिटल्स को, सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को बुला के मैडम मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब ने उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आप अपनी फेज़ 2 के मुताबिक अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दें, तो वो भी बढ़ गई। अब हम तीसरी स्टेज पर भी पहुंचे हुए हैं कि जिसमें हमने मजीद वेंटिलेटर लगाने हैं और मजीद मसलन अब इस वक्त 16 वेंटिलेटर मजीद दे दिए हैं सर्विसेज हॉस्पिटल को। 35 बेड्स का एक और वार्ड तैयार हो गया, फंक्शनल हो गया। इस तरह मेयो जी सर्विसेज में, इसी तरह मेयो में 15 वेंटिलेटर आज हमें मजीद डिलीवर कर रहे हैं और हमने अपनी और 1-2 वार्ड और की कैपेसिटी उसकी सेंट्रल ऑक्सीजन की उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो जिस तरह हम इन बढ़ते हुए केसेस को फेस कर रहे हैं, उस तरह हम अपनी कैपेसिटी भी साथ साथ बढ़ाते जा रहे हैं। तो सर, अभी जो वेंटिलेटर्स हैं और अभी जो आईसीयू बेड्स हैं, उनकी कितनी शरह जो है वो अभी हमें खाली मिलेगी और जो ऑक्युपाइड है? देखें, अभी ये जो 30 वेंटिलेटर जो नए लग रहे हैं, उसके अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो 78% वेंटिलेटर बेड्स ऑक्युपाइड हैं और 62% हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड ऑक्युपाइड है। लेकिन मतलब अब ये इतनी खतरनाक है। हाँ जी, लेकिन साइमल्टेनियसली कैपेसिटी भी साथ बढ़ती जा रही है, सब बढ़ती जा रही है। और ये इस तरह कह सकते हैं कि जैसे पहली वेव में बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ था और लोगों में बहुत ज्यादा फैलाव हो गया था इसका, ये भी वैसा ही रुख अख्तियार कर रही है? देखें,
बुनियादी डिफरेंस पहली वेव और इस वेव में ये है कि पहली वेव में एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट भी दाखिल थे अस्पतालों में। अच्छा, उनको तो हमने होम आइसोलेशन की इजाज़त दी हुई ठीक है। इस दफ़ा सिर्फ वो पेशेंट अस्पताल में आ रहे हैं जो 1 मिनट भी बगैर ऑक्सीजन के घर नहीं रह सकते, या जिन्होंने घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखा हुआ है लेकिन उसके बावजूद उनकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रही। अच्छा, तो आप अंदाजा करें कि ये हमारे पास अस्पताल में किस हालत में पेशेंट लैंड कर रहे हैं। वो ऐसे हालत में लैंड कर रहे हैं कि या तो हमें सीधा आईसीयू में लेके जाना पड़ता है, अच्छा, या हाई फ्लो हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड पर लेके जाना पड़ता है। तो वो क्या लोगों की वर्स्ट इसलिए हो रही है कि वो ऑलरेडी किसी बीमारियों का शिकार हैं, या जो सेहतमंद है वो भी कोरोना से मुतासिर हो रहा है तो उसकी हालत वर्स्ट होती जा रही है? मेजोरिटी पेशेंट जो है ना अबव 50 ईयर्स है। अच्छा, और उनमें मेजोरिटी में कोमॉर्बिड कंडीशन भी हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पहले से लंग की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि लोग घरों में किसी कोविड पॉजिटिव हुआ वो 1 दिन 2 दिन इंतजार करके पहले फौरन आ जाते थे। ठीक है। अब वो घर ही ऑक्सीजन का सिलेंडर का बंदोबस्त कर लेते हैं। वो कहते हैं जी कि हम घर में ही रहेंगे, हमने क्या अस्पताल जाना, हम ठीक हो जाएंगे अपने तहत। और जब उनकी कंडीशन इस हद तक चली जाती है कि वो सिलेंडर के बावजूद भी उनकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं होती, ड्रॉप कर दी ये दिन, वो फिर उस वक्त हमारे पास हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और हमारे पास उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि उनके दोनों लंग बुरी तरह मुतासर होते हैं और हमको सीधा आईसीयू बेड पर शिफ्ट करते हैं। और अगर इस तीसरी वेव की बात की जाए तो दिन में कितने आपके पास सीरियस कंडीशन में लोग आ रहे हैं? आ ही सीरियस रहे हैं। सीरियस पेशेंट इस वक्त अस्पतालों की इमरजेंसी में आ रहे हैं, कोविड इमरजेंसी में। और मैं सिर्फ मेयो हॉस्पिटल की एवरेज बता दूं, एवरेज 25 to 35 पेशेंट पर डे आते हैं न्यू एडमिशन मेयो हॉस्पिटल में। सिर्फ यही हालत दूसरे अस्पतालों का, हमारे पास कैपेसिटी मेयो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा है, तकरीबन 351 बेड जो हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ तैयार हैं वहाँ पर। उसमें अभी 257 ऑक्यूपाइड हैं, बाकी हमारे पास है। तो इस वक्त पेशेंट आ ही सीरियस कंडीशन में रहे हैं अस्पतालों में। तो इसलिए लोगों से ये दरख्वास्त है कि जब उनको पता चल जाए कि वो कोविड पॉजिटिव हैं और 1 या 2 दिन उनको बुखार सेटल नहीं होता तो फौरन मशवरा कर लें ताकि वो प्रॉपर अद्वियात उनको शुरू करा दी जाएं। बेशक उसके बाद डॉक्टर उनको कह भी सकता है कि आप घर में आइसोलेट हो जाएं, लेकिन ये अद्वियात आप इस्तेमाल करें। अभी बगैर दवाइयों के घर में सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के वो कहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। या फिर घर में जो टोटके कर लेते हैं, कुछ भी जो भी कोई बताएगा वो कर लेंगे, लेकिन उससे सिचुएशन वर्स्ट ही होगी जब तक आप डॉक्टर से रजू नहीं करेंगे। लेकिन सर, क्या हम तैयार हैं अगर ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस तरह मुसलसल ग्राफ ऊपर जा रहा है मरीजों का, हम तैयार हैं बाकी अगर इस तरह के खुदा ना खास्ता सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो हमारे पास इतनी सहूलियात हैं, इतने रिसोर्सेज हैं? देखें, पहले भी जब फर्स्ट वेव आई थी उस वक्त शुरू में हमने 4 जो डिसिप्लिन थे, ENT, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री को बंद कर दिया था सारे अस्पतालों में। और उसके बाद जब ज़्यादा केसेस बढ़े फिर हमने बाकी स्पेशलिटी बंद कर दी। अगर खुदा न खासा ऐसी कोई स्टेज आती है तो बाकी वार्ड भी बंद कर दी जाएंगी और इन पेशेंट को प्रायोरिटी बेसिस पर दाखिल करके इनको ट्रीट किया जाएगा। तो फिर बाकी पेशेंट्स का क्या होगा? देखें, उस वक्त मतलब जो कोल्ड केसेस हैं वो इंतजार कर सकते हैं। अगर किसी का कोल्ड सर्जरी है वो 2-3 महीने इंतजार कर सकता है। इमरजेंसी तो आज तक किसी अस्पताल में रिफ्यूज नहीं हुई, कैंसर सर्जरी किसी अस्पताल में रिफ्यूज नहीं हुई, वो इसी तरह चल रही है। और बाकी अस्पतालों में सिवाय मेयो हॉस्पिटल के बाकी अस्पतालों में बाकी सर्जरीज भी चल रही, बाकी पेशेंट भी दाखिल हो रहे हैं, वो नहीं कि नहीं दाखिल हो रहे। देखिए, मैं तो आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो कि पेशेंट की तादाद बहुत बढ़ जाती है तो वो हमारे ज़हन में है कि हम बाकी फैसिलिटीज को ग्रेजुअली शट डाउन करके इनके लिए अवेलेबल कर देंगे। ठीक है। तो सर, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जारी और सारी है, तो क्या आप मुतमईन हैं इस चीज से? जी, अल्लाह शुक्र है, लोग बड़े मुतमईन हैं। बल्कि अब तो 2 नए सेंटर भी वैक्सीनेशन के और बना दिए, ये एक बदामी बाग में और एक PKLI में भी। उसके लिए भी राजकोट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने सामान वगैरह शिफ्ट किया है, वहाँ पर भी बनाते लोगों को हर तरह से एक्सपो में लग रही है वैसे ही वहीं पे भी लगेगी। वैसे वहीं पे लगेगी। और वहाँ पे मौमर शख्स अफराद को ही लगेगी या बेसिकली मरहला स्टार्ट हो रहा है? जी, आपने पहले 1166 पर अपना मैसेज करना है जी, और 1166 आपको कोड भेजेगा और आपको बताएंगे कि आपने किस जगह पर जाके वैक्सीनेशन करानी है। ये आप मौमर अफराद की बात कर रहे हैं या आप कोई भी लगवा सकते हैं? नहीं, अभी तो अबव 60 ईयर्स है। अच्छा, अभी तो अबव 60 ईयर्स है। और सर, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि टीचिंग अस्पतालों में जो है वो वैक्सीन खत्म हो गई जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी थी, ऐसा नहीं? कोई नहीं, 2 दिन का गैप पड़ा था। अच्छा। हमारे पास फिर चाइना से नई वैक्सीन आ गई, फिर इस्लामाबाद पहुंची, वहां से उन्होंने डिस्पैच कर दी
और विद इन 48 आवर्स सारे अस्पतालों में पहुंच गई थी। अब कोई किसी जगह कोई इंटरप्शन नहीं है। अब हर जगह जी, कोई मौजूद जी, है बिल्कुल इस वक्त मौजूद है, वैक्सीन है। बिल्कुल जी। तो क्या दोबारा इनको लगने की जरूरत है? अगर हेल्थ केयर वर्कर्स की बात की जाए, एक दफा तो इनको लग गई है, क्या दोबारा इनको लगने की जरूरत है? जी 2 डोजेज हैं। ठीक है, पहली डोज और दूसरी डोज 21 डेज के बाद। 21 डेज के बाद 21 दूसरी लग चुकी है या अभी लगनी है? कुछ ने लगवा ली, 40% के करीब दोबारा लग गई है, लेकिन बाकियों के अभी 21 डेज पूरे नहीं हुए। तो जब पूरे हो जाएंगे तो उनको खुद ही कोड चला जाएगा और वो कि आप अपनी दूसरी डोज आके लगवा लें। और सर ये भी कहा जा रहा है, माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब तक 70% लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक इसका फैलाव नहीं रुकेगा। तो हमारे पास इतनी मिकदार में वैक्सीन है कि हम 70% आबादी को वैक्सीन कर सकें? देखें अभी तक तो अनइंटरप्टेड वैक्सीन आ रही है और ये कहाँ से आ रही है सर? जी तभी चाइना से ही आ रही है। चाइना। अभी और हुकूमत ने कहा था कि हमने 60 लाख न्यू वैक्सीन ऑर्डर कर दी है जो इंशाल्लाह मई तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। तो जब वो भी आ जाएगी तो इंटरप्शन, अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स अबव 60 ईयर्स, जब वो वैक्सीन भी आ जाएगी फिर अबव 50 ईयर्स, तो इस तरह ग्रेजुअली हर एज ग्रुप को इंक्लूड कर दिया जाएगा। और सर एक ये भी कहा जा रहा है कि रशिया से भी कोई वैक्सीन आ रही है और बरतानिया से भी वैक्सीन आनी थी, क्या वो आ चुकी है? रशिया के तो इजाजत दे दी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो अपने तौर पर इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो प्राइवेट सेक्टर वाले मंगवा अभी रहे तो हैं? अभी उनको मिली है इजाजत। और चाइना वाली प्राइवेट सेक्टर को नहीं मैसर होगी? नहीं, अभी तो मेरे जहाँ तक नॉलेज है अभी तक जिन्होंने अप्लाई किया था एक उनको मिल गई है प्राइवेट सेक्टर में इजाजत। तो चाइना वाला मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ठीक है। और सर ये जो बुजुर्गों को लगने वाली वैक्सीन है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहले कुछ मुअम्मर अफराद भी थे जो तजब्जुब का शिकार थे, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तजब्जुब का शिकार थे, वो नहीं लगवा रहे थे वैक्सीन। तो अब जो है अब तादाद जो बढ़ती जा रही है और जो लोग जाके लगवा रहे हैं, तो क्या माइंडसेट चेंज हो गया, लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई? लोगों देखें मुख्तलिफ ग्रुप पे डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी कि फलाने मुल्क में ये हो गया, फलाने मुल्क में ये हो गया। आप यकीन करें कि अभी तक जितने लोगों को वैक्सीन ये लगी है, अल्लाह का शुक्र है, एक में भी एडवर्स इफेक्ट सीरियस इफेक्ट कोई नहीं। देखें लोकल पेन, बाजू में पेन हो जाना या जिस्म का दुखना, ये मामूली सी है, ये 2% में होना ही होना होता है। लेकिन कोई भी एडवर्स रिएक्शन किसी पेशेंट में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं हुआ। तो लाइटली सिम्टम्स आएंगे, मतलब बुखार हो जाएगा या दर्द हो जाएगी? हाँ, ज्यादा होता है जिस जगह टीका लगे उस जगह दर्द होता है, या हल्का सा बुखार या जिस्म दुखना, बस इसके अलावा किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया। और ये जो अबव 60 के लोग हैं, इनको भी 2 डोजेज ही लगेंगे? इनको 2 डोजेज। और कितनी देर बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है? 2 वीक्स आफ्टर द सेकंड डोज। सेकंड डोज के 2, हाँ, उसके बाद चेक करानी चाहिए ताकि अच्छा। मैक्सिमम इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी। मतलब फिर भी हमें एहतियात करने की जरूरत है, एहतियात क्योंकि तो मैं ये कहता हूं बहुत एक ज्यादा जी। माइंडसेट है कि अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे, पहली डोज ही लगवा लेंगे, तो शायद हम बच जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पास मैक्सिमम इम्यूनिटी डेवलप भी हो जाए, आपने फिर भी एसओपी डेवलप करनी है। देखिए म्यूटेंट वायरस अगर कोई ऐसा शदीद किस्म की म्यूटेशन आ गई तो वो अगर उससे आप, जैसे मैं आपको डेंगू की मिसाल देता हूँ, डेंगू टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो भी आप जिसको पहला टाइप 1 से डेंगू हुआ वो से रिकवर कर गया, अगर उसको टाइप 2 से डेंगू हुआ तो बड़ा सीरियसली उसको कहीं काफी अमवात भी हो गई। तो यही हाल इस वायरस का है। एक स्ट्रेन से आपने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, अब बाद म्यूटेशन ऐसी होती है जिन पर ये वैक्सीन असर कर जाएगी, लेकिन बड़ी ग्रॉस किस्म की अगर म्यूटेशन होगी तो फिर वो इम्यूनिटी ये उसके काम नहीं आएगी। क्योंकि ये भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, ये बहुत ज्यादा शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था कि वजीर आजम उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई लेकिन उसके 2 दिन बाद उनको कोरोना हो गया, तो शायद वैक्सीन जो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ये हमारे देखने वाले को बताइएगा कि क्या मसला हुआ कि पहले से ही उनको कोरोना हो चुका था और वैक्सीन बाद में लगी? उनको डेफिनेटली पहले कोरोना हो चुका था लेकिन पता नहीं था। हाँ। देखिए 85% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पता नहीं होता कि उनको कोविड है। और वैक्सीन लगने के बाद, मैंने कहा सेकंड डोज लगने के 15 दिन बाद इम्यूनिटी आपकी डेवलप होगी तो आप प्रोटेक्टेड होंगे अगेंस्ट द वायरस। तो जब उन्होंने वैक्सीन लगाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त उनको वैसे ही हो चुका था और 2 दिन में वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती।
कम से कम 15 दिन चाहिए। 15 दिन चाहिए दूसरी डोज के बाद भी, और उसके दौरान भी आप लोगों ने जो है वो SOPs का ख्याल रखना है। ये नहीं समझना कि हमारे वैक्सीन लग गई है तो हम बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असद असलम सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और हम कोरोना की बात हम कर रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और उसमें आप यही कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात कीजिए और अपने आप को भी बचाइए और आपके जो आसपास चाहने वाले हैं उनको भी बचाइए। और हम भी यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि आप तक तमाम तर जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो लाहौर में चल रहा है, वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। वैक्सीन भी अगर आपको लग जाएगी फिर भी जो एहतियात का दामन है वो नहीं छोड़ना आपने। तो जनाब यहाँ वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आप रुख कर लेते हैं मार्केट का, जहां एक मर्तबा फिर चीनी बहरान पैदा होने का खदशा सर उठाने लगा है, जिसकी बड़ी वजह FIA की जानिब से चीनी माफिया के खिलाफ कसा जाने वाला शिकंजा है। FIA की जानिब से चीनी डीलर्स और मुनाफाखोरों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। FIA के छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स सरापा एहतजाज है और शहर में चीनी की तिजारत का बड़ा मरकज बाबर सेंटर कल भी बंद रहा। परचून मार्केट में चीनी की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मार्केट में सूरत हाल क्या है, चीनी के हवाले से क्या अवाम को एक मर्तबा फिर चीनी बहरान का सामना करना पड़ेगा, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर, जो हमें ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। अब्दुल कादिर बताइएगा, ये क्या मामला पेश आया है? आज बिल्कुल ये जो लाहौर शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो गैर एलानिया हड़ताल की गई है, ये FIA के छापों के खिलाफ की गई है, क्योंकि FIA का मौक़िफ़ ये है कि जो शुगर डीलर्स हैं वो सट्टाबाज हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, जबकि जो शुगर डीलर्स हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी किस्म के इल्ज़ामात के हवाले से इन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया गया और इनके घरों पर और दफातर पर जो है वो रात गए छापे मारे गए, जिसके बाद शुगर डीलर जो हैं उनमें खौफ और राज पाया जाता है। इसलिए कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर में जो चीनी की रोज़ाना की खपत है 24,000 थैले हैं। 50 किलो का थैला जो है वो 24,000 थैले रोज़ाना लाहौरिये चीनी इस्तेमाल करते हैं, जो कि 12 लाख किलो बनती है। जबकि आज जो है वो तीसरा रोज़ है गैर एलानिया हड़ताल का शुगर डीलर्स का, जबकि चौथा रोज़ है बाबर सेंटर की बंदिश का, क्योंकि 23 मार्च योम पाकिस्तान को भी जो है वो तातील की गई थी शुगर डीलर्स की जानिब से। इस तरह मजमूई तौर पर आज चौथा रोज़ है कि चीनी की ट्रेडिंग जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। होलसेल मार्केट और परचून मार्केट में जो चीनी की सप्लाई है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी हुई है। 12 लाख किलो चीनी जो है वो लाहौर को योमिया तरसील होना लाजमी है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, मार्केट के जो होलसेल मार्केट के स्टॉक पाइल या जो ज़ख़ीरा है उसमें से चीनी जो है वो परचून मार्केट्स को दी जा रही है, जबकि परचून दुकानदारान और जो करियाना दुकानदार हैं वो भी अपने स्टॉक में से शहरियों को जो है वो चीनी फरोख्त कर रहे हैं। और इस हवाले से करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे। अब्दुल कादिर बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आइन के मुताबिक जमहूरी निज़ाम का ढांचा मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम के 3 दर्जात पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये बात साबित है कि इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक तकसीम एक बेहतर हुकूमत और निचली सतह तक तरक्की के समरात पहुंचाने की भी बुनियाद बनती है। इसलिए ये निज़ाम अवाम के मसाइल भी हल कर सकता है और उनको मुआशरे में अपने हकूक व फराइज से भी आगाह कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में बल्दियाती इदारे कभी भी मजबूत नहीं हमें नजर आए। जो भी हुकूमत आती है वो अपना मॉडल लेकर आती है। बल्दियाती इदारों को मजबूत करने की दावेदार तब्दीली सरकार जब हुकूमत में आई तो बल्दियाती एक्ट 2019 के निफाज के बाद लाहौर समेत पंजाब के बल्दियाती इदारों के 58,000 मुंतखब नुमाइंदगान को हटा दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत के लॉर्ड मेयर लाहौर, 9 डिप्टी मेयर्स, 3,507 बल्दियाती नुमाइंदगान को भी फारिग कर दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुत्तसादिम करार देते हुए पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है। बल्दियाती इदारे क्यों जरूरी होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना अहम है? इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान अकबर है और उनके साथ मौजूद है साबिक मेयर लाहौर है कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है और सबसे पहले आप ये टॉक शुरू करें
मैं मशकूर हूँ लाहौर टीवी का जी कि जिन्होंने हमारे माजूली के दौरान भी हमारा भरपूर साथ दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें फिर पहले ही दिन बुलाया है और मैं बड़ा ऑनर्ड फील करता हूँ कि आई एम विद यू। और इमरान, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। और सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो ये जो बल्दियाती इदारों की दोबारा बहाली हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह देखते हैं आप? पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप साबिक का लफ्ज जो ये हटा दें, हाँ। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद अच्छा, लाहौर, ठीक है, इसकी आप तस्वीर फरमा लें। बाकी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो समरी तो आपने खुद बयान कर दी है कि ये जो 2019 का कानून बनाया था मौजूदा हुकूमत जो कि पीटीआई की है, इन्होंने 2019 का एक कानून बनाया और 3 मई 2019 को हमें इन्होंने फारिग कर दिया। और जो सेक्शन 3 है जिसका तज़किरा आपने किया है, आइन से मुतसादिम है, वो या 2.5 लाइन्स का है और उन 2.5 लाइनों के ऊपर जो है वो हमें 58,000 जो लोग हैं 58,000 इन पंजाब हमें सानू सारे उन्होंने घर भेज दिता। अच्छा, अब पिछले 3-4 पेशियों में सुप्रीम कोर्ट में यही बात बार बार की जा रही थी कि भाई कानून तो एग्जिस्ट कर रहा था, ये तो इलेक्टेड लोग थे। हाँ जी। और जो आइन है वो कहता है कि 3 टियर्स हैं हुकूमत मुल्क को चलाने के लिए हुकूमतों के। पहला है वफाकी हुकूमत, दूसरा है सूबाई हुकूमत और तीसरी है लोकल गवर्नमेंट जी। और आप जो है वो पिछले 22 महीने से जो तीसरा टियर है उसके बगैर आप मुल्क को पंजाब को कम से कम चला रहे हैं और आगे आपका कोई इरादा नजर नहीं आता, क्योंकि वो इस बेस पे कि हमने ये गुजारिश की कोर्ट में कि जी जो इन्होंने 4 मई 2019 को जो अपना 2019 पंजाब बल्दियाती एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया, तो उसके मुताबिक इन्होंने हमें फारिग किया और उसमें इन्होंने ये कहा कि 1 साल के अंदर हम इलेक्शन करवा देंगे। वो साल बीत गया और उसके बाद कोई ना कोई बहाने, फिर अमेंडमेंट्स, और उसके बाद एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई जो कि कानून की जो 2019 का कानून था उसकी किताब से भी 8 सफ़ों पर ज्यादा मुश्तमिल थी। ठीक है। और कुछ समझ नहीं आ रही थी, कम से कम मेरे जैसा कारी जो कि एक बल्दियाती इदारों में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं जो पहले 40-45 अमेंडमेंट्स हुई हैं इलेक्शन कमीशन ने करवाई थी इलेक्शन होल्ड करवाने के लिए, फिर इनका असल कानून और फिर ये वाली जो इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए निकलवाई, इन तीनों किताबों को अमेंडमेंट्स को मैं इकट्ठा करके कैसे पढूं? ठीक है। यानी कि अगर आप ये समझें या ये कह दें कि जी अभी तक इनका कानून किसी फाइनल शेप में नहीं है, जिसको ये 2019 का एक्ट कहते हैं, बल्दियाती एक्ट पंजाब। तो ये सारी जब गुजारिशात हैं ये हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश की, तो हमसे भी जो कानून के माहिर वकील होते हैं, हमारे वकील से भी सवाल जवाब हुए, फिर एडवोकेट जनरल से भी सवाल जवाब हुए, उनके नुमाइंदा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वहाँ थे, अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान थे वो भी वहाँ पर आए। तो जब सारी चीज़ें डिस्कस हो गई तो यही कहा गया कि ये बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाए और वो हम लोगों ने फैसला देख भी लिया, क्योंकि ये आर्टिकल 140 जो है कानून आईन पाकिस्तान का उससे मुतसादिम। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे बताइएगा कि ये बल्दियाती इदारे क्यों खत्म किए गए, कब खत्म किए गए, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था इस हवाले से? देखिए मुनीबा, बड़ा अहम टॉपिक है। हाँ जी। और इसी बात में हम रूटीन में भी बातें करते हैं कि जब तक बल्दियात जो है वो मुतहरिक नहीं होगी तब तक आपका सफाई का मसला हल नहीं होगा। एग्जैक्टली, और देख भी रहे हैं सफाई का मसला जो चल रहा है, शुरू हो जाते हैं। नाज़मीन काउंसलर जो होते हैं वो गली मोहल्लों में अपने काम और लोगों को मसाइल जो हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं। दूसरी, मैं कर्नल साहब की दोबारा से तौसीह करूं कि ये जो आपने बातें की हैं ये आपकी हेयरिंग में रूबरू हुई हैं, ठीक है? अच्छा। जब तक नोटिफिकेशन साइंड कॉपी हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम आपको मेयर नहीं कह सकते। अच्छा। सॉरी से तो साबिक मेयर ही कहेंगे फिर हमें। अभी फिलहाल के ऊपर हमारे आप पहले भी मेयर थे, अभी भी मेयर ही है, हम आपको वैसे भी मेयर साहब कह के बुलाते हैं, मगर जब हमने लोगों को बताना है तो लोगों तक सही बात पहुंचानी है कि जब हमें आप आज अभी साइंड कॉपी दिखा दें इसी प्रोग्राम में आपको हम मेयर का और मुबारकबाद भी देंगे। ये ठीक है, आपकी जो रूबरू वहाँ पे हेयरिंग्स हुई हैं, वहाँ पर चीफ जो हमारे वहाँ पे अदालत आलिया में बातचीत हुई है उसमें बाकायदा तौर पर आपको जो बल्दियाती इदारे हैं उनको बहाल कर दिया गया है। अब फैसला आज आता है, कल आता है, परसों आता है, उसमें आप नोटिफिकेशन आपका पंजाब गवर्नमेंट क्या निकालती है,
क्या वो आगे तरीकाकार जो है अपनाती है, ये बात की बात है। कबल अज वक्त जो है हम अभी तक जो है वो साबिक मेयर ही हैं, मगर बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो बहाल हो चुके हैं कल के मुताबिक। ठीक है, अब नोटिफिकेशन जो निकलेगा वो भी कल की ही तारीख के लिए निकलेगा। जाहिर बात है अदालत ने कहा है तो उसको मनवान जो है हुकूमत को जो है वो अमल दरामद करवाना होगा। और गवर्नर पंजाब भी कल कह चुके हैं कि हम अदालती फैसले का जो एहतराम करते हैं और हम इस पर मनवान अमल करेंगे। मगर मकसद ये है कि अभी सूरत हाल ये है कि आपने सवाल किया था कि ये गे क्यों थे। देखिए, जब भी कोई बरसरे इक़्तिदार रूलिंग पार्टी आती है तो वो सबसे पहले देखती है कि हमारी इकाई जो लोगों के मसाइल हल करने वाले हैं वो कौन लोग हैं। अब ये चूंकि अपोजिशन जमात के थे और अभी भी अपोजिशन जमात में ही है, तो चूंकि जब फैसला आता है कि ये सूरत हाल किस तरीके से चलानी है, हमने क्या हम बेहतर काम कर सकते हैं, ये काम कर रहे हैं। मुझे अभी तक याद पड़ता है कि 2007 में मुशर्रफ गवर्नमेंट जो है वो उसके जाने के आसार पैदा हो गए, तो उन्होंने तब से ही ना जो बल्दियाती नुमाइंदे से उनको घर पे भेजने का सोच लिया था। अच्छा। नई गवर्नमेंट यानी कि नून लीग गवर्नमेंट। ठीक है, 2009 के शुरू में मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने तमाम जो लोग हैं उनका टाइम पीरियड पूरा करके भेजा था। ये नहीं है कि टाइम पीरियड उन्होंने कम किया हो, मगर जो इख्तियारात थे वो उन्होंने ना खत्म कर दिए थे। इख्तियारात कोई भी इस्तेमाल, टाउन नाज़िम के पास कोई इख्तियार नहीं रहा था, वो बस यही बात करते थे कि हमारा काम नहीं हो रहा, ये जिस तरह ये कर रहे थे ना मौजूदा गवर्नमेंट। और ऐसा ही होता आया है क्योंकि सियासत आपको पता है पॉलिटिक्स में ऐसी है। मगर इसमें सफर कौन करता है? आम शहरी। आम शहरी सफर कर रहा होता है। जाहिर बात है, मुझे अभी तक याद है कि 2018 में अभी ये मेयर थे कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, तो इनसे ये जो चार्ज है ले लिया गया था चेयरमैन LWMC का। वो चार्ज जो है वो DC लाहौर को दे दिया गया था। तो इन्होंने वहाँ पे भगवानपुरा चौक में खड़े होकर बारिश के दौरान कहा था कि मेरा लाहौर यतीम हो गया है, कूड़े के ढेर लग गए। और हमने देखा और उस दिन से लेकर आज तक ना यही इमरान मलिक ये देखिए, ये सफाई का निजाम नहीं है, ये पानी का निजाम है। आप मैं रोजाना पानी पीते हैं, हमें पानी मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए। लोगों के मसाइल हल करने के लिए लोग जो है क्यूज में लगते हैं, वो नहीं लगना चाहिए। मगर इनके होते हुए भी क्यू में लगे, इनके होते भी गंदगी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा मनसलवा, कोई ऐसी चीज सामने आ गई हो के जिसमें हम इनको कहें कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तब भी हम इनकी जो है मतलब ये कह सकते हैं हर दौरे हुकूमत में कोई ना कोई लूप होल्स थे, इनको पिन पॉइंट करते थे, गिरफ्त करते थे। और हमारा मकसद भी गिरफ्त करना है, शहरियों के मसाइल बचाना। कर्नल साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरह हम देख रहे हैं सूबाई हुकूमत और PTI की है, लेकिन बल्दियाती इदारों में जो अक्सरियत है वो नून लीग की है, तो क्या ये एक टकराव की कैफियत नहीं पैदा हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि टकराव तो यहीं शुरू हो गया। इमरान वाज़े तौर पर बता रहा है अपनी बातों से भी कि हमारी कारकर्दगी सिफर जाहिर कर रहा है कि आजकल PTI की हुकूमत है। मेरी भी आप सुने ना कि PTI की हुकूमत कहीं नाराज ना हो जाए इससे कि हमारे दौर में अगर इतना गंद होता जो TV अब कह रहे हैं कि हर जगह ढेर लग गए हैं, कम से कम वहां उस वक्त ढेर नहीं थे। इसको कहीं पर मीडिया वालों को ढूंढना पड़ता था कि किस कोने में ढेर है, या एक दो जो हमारी यूसीज इस तरह की थी ये वहां खसूसी जाके करते थे। हालात बहुत बेहतर थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर थे तो अभी लोग कंपैरिजन करते हैं। देखिए मेयर साहब, आपने हमारे माइक पे कहा हुआ है कि आपका MD बिलाल मुस्तफा सैयद ऑस्ट्रेलिया भाग गया। आपने हमारी माइक पे तो टर्मिनेट भी तो मैंने किया था। देखिए, टर्मिनेट भी तो मैंने किया, आपने ही उसकी करप्शन पकड़ी, आपने ही लूपहोल देखे, और आपने ही कहा था कि ये सफाई नहीं हो रही। ये भी छोड़ दें, इमरान से ये पूछें कि हम सारा दिन फिरते नहीं थे, हर जगह पे जाते नहीं थे, ये मेरे साथ होते थे या नहीं होते थे? उसके बाद जो बागबानपुरा चौक का इन्होंने तस्करा किया, वो एक चौक नहीं है, बहुत सारे चौकों पे जाते थे। अब कहने का बात मकसद ये है कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। गवर्नमेंट है PTI की, हम अदालत उज़्मा के मुतरफ हैं कि उन्होंने हमें 2 साल सुना और अल्टीमेटली ये फैसला जो है हमारे हक में आया। सुप्रीम कोर्ट में मैं पहले गया जब हुकूमत थी PTI की और मैं मेयर था, तो इन्होंने जब इख्तियारात छीनने शुरू कर दिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सिटिंग जो गवर्नमेंट थी पंजाब की उनके खिलाफ। और उसके बाद जब इन्होंने हमें 3-4 मई 2019 को ख़त्म कर दिया तो मैंने वो पिटीशन वापस ले ली, क्योंकि अब तो वो कोई जो बात ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे उसके बाद जब इन्होंने हमें ख़त्म किया तो देन वी थॉट कि अगेन इट इज़ इलीगल, एंड हम चले गए हाई कोर्ट में। और उधर से जब हमें ना मिला, रिलीफ नहीं मिली, तो हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 1 साल हुआ चले गए और वहाँ से हमें रिलीज कर दिया गया। अब बात यह है
कि इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में, जैसे इन्होंने फरमाया कि अभी तक ऑर्डर नहीं आया, एक आध दिन में ऑर्डर आ जाएगा। और फिर उसके हम बाद आपको मेयर भी कह देंगे उसके बाद इंशाल्लाह। आप कहें या ना कहें, मैंने जो अपने लाहौर के अवाम से वादे किए हैं वो मैंने पूरा करने की पूरी कोशिश करनी। और तो मुझे पता है, मेरी अर्ज सुने, अब यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि पीटीआई हुकूमत ज़हनी तौर पे हमें कभी तस्लीम नहीं करेगी। जब ज़हनी तौर पे तस्लीम नहीं करेगी तो फिजिकली से मुराद ये है कि वो हमें इख्तियारात जो है कि मैं शहर में जाऊं, मैं गाड़ियां जो हैं, जैसे मैं LWMC का चेयरमैन था और इन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया इन 2-2.5 सालों में, इनको पता ही नहीं है कि अब उसको चलाना कैसे। यहाँ ये नौबत हुई है कि LWMC में सामान नहीं है, कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्टर सामान लेके दौड़ गया, वो एक अलग इशू है, बट उसको चलाना कैसे है, टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई है। ऊपर से हम जो हैं वो PMLN के आ गए हैं बल्दियाती नुमाइंदे, मैं उसका चेयरमैन था, इन्होंने चेयरमैन उसी वक्त ब्यूरोक्रेट को लगा दिया था जैसे इमरान ने कहा। अब ये एक टसल है और अगर हम इस टसलबाजी में रहे तो लाहौर और खराब होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं लाहौर की खातर, मुझे अगर चीफ मिनिस्टर या इनके साथ ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर हमें मिल गई तो मैं बैठ के ये बिल्कुल हम सारे सॉर्ट आउट करने को तैयार हैं। क्यों? लाहौर हमारा है, बिल्कुल ऐसे, और हम सबका है लाहौर, लाहौर मेरी पार्टी का है। तो इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें और मीडिया भी अपना रोल प्ले करे कि हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ लाहौर को चलाएं। ठीक है, मुझे क्या है, मैं तो इनसे पता है कि इन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी रोक दिए थे। 1 अरब 18 करोड़ की स्कीमें हमने भेजी। ठीक है। और जो रूल्स ऑफ बिजनेस में पैरा 6 है जो सिविल वर्क्स के साथ डील करता है रिपेयर मेंटेनेंस के, उसके आगे 6-7 अगर इख्तियारात की बात की जाए तो मुझे बताइए, बल्दियाती नुमाइंदों के पास है या हुक्मरानी असल ब्यूरोक्रेसी ही कर रही है? देखें, ब्यूरोक्रेसी तो शुरू से ऐसी रहती है। हुक्मरान जो होता है ना, उसका काम होता है कि ब्यूरोक्रेसी से काम ले। शहबाज शरीफ साहब के दौर में यह कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पे, आप ही लोग कहते थे, चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में, और जिस तरीके से वो चाहते हैं उनसे काम लेते हैं, यही था ना जी। अब जो है, अब आप देख रहे हैं कि 23 मार्च अभी गुजरा है, ब्यूरोक्रेसी कहाँ थी जी? ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं था कि वो खुद चली जाए अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर 23 तारीख को। ये तो जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, जो मिनिस्टर साहब थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, मुफक्किर पाकिस्तान थे वो। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये बताते हैं कि जो हुकूमत का सरबराह है किसी सूबे में या मुल्क में, उसका विजन क्या है। जिस चीफ मिनिस्टर का, उसको पता ही नहीं है कि मुफक्किर पाकिस्तान की हैसियत क्या है। आप लोग प्रोग्राम करते हैं सारा दिन, 23 मार्च पे क्या नहीं होता। उस दिन तो हमें ख्वाब नजर कौम को दिखा दिया कि इस ख्वाब को हकीकत में बदलना है। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और उस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया गया 7 सालों के अंदर। और आज हम एक आजाद मुमलिकत के तौर पे अल्लाह का शुक्र है इस दुनिया में सांस ले रहे हैं। तो जिस चीफ मिनिस्टर साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड यही नहीं पता कि मैंने वहां जाना है, तो उसको सफाई का क्या पता। इमरान, मुझे आप बताइएगा कि ऑन ग्राउंड क्या फर्क पड़ेगा और बल्दियाती नुमाइंदों को क्या क्या इख्तियारात हासिल है? देखिए, पहले भी इनके पास कोई इख्तियार नहीं थे। अच्छा। 140 के तहत इनकी ही पार्टी ने इनको महदूद हद तक इख्तियार दिए थे कानून। ठीक है। अब आवाम तो खुश थी ना जी, जो हमें थे मिले हुए, वो आवाम तो खुश थी ना। सर, कहाँ पे 62 अरब का बजट और कहाँ पे 13 अरब का बजट, ठीक है, फर्क पड़ता है। उसमें से भी 9 अरब जो है सैलरीज की मद में, नॉन डेवलपमेंट की मद में, 4 अरब से आप पूरे लाहौर को चलाना चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि आप 4 अरब से आप गली मोहल्ले और मेन रोड्स भी बनाएं, स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएं, और उसके बाद जो अनदर जो लाहौर में जो है वो नया पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम होते हैं उसके ऊपर भी काम करें। नहीं, ये चीज देखें, अब मेयर लाहौर का कल परसों नोटिफिकेशन आता है, तो क्या जो अब स्कीमें लगी हैं 1 अरब 99 करोड़ रुपए की पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत, क्या ये कैंसिल कर देंगे? अब वो स्कीमें जो हैं वो तमाम जो रूलिंग पार्टी के MP MNS के नाम से हैं, अब ये क्या वो कैंसिल करके अपने चेयरमैनों को देंगे? देखें, ये इस वक्त मेयर है, इन्होंने लाहौर का सोचना है, इन्होंने शहरियों से वोट लेकर आए हुए हैं और इनका दोबारा फैसला भी आया, इनको बहाल अगर ये आ जाते हैं तो क्या उसके बाद इनका लाहेमल क्या होगा?
इनके पास तो महदूद हद तक बजट है, और बल्दियाती नुमाइंदे अगर यूनियन काउंसिलों में 274 यूनियन काउंसिल में बैठते हैं, जो अब 420 नेबरहुड काउंसिल्स हैं 2019 के कानून के मुताबिक, मगर इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि कानून बनता है बल्दियाती नुमाइंदों के लिए, उनके चुनाव के लिए। अगर चुनाव नहीं होगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चल रहा है। मगर अगर ये 2013 का कानून जो है वो अब बहाल हो चुका है, बल्दियाती नुमाइंदे उसके तहत आए थे, वो अब बहाल होकर आ जाएंगे, तो उसके बाद इनके पास सिर्फ 9 माह होंगे। 31 दिसंबर 2021 तक ये हमारे पास अब मेहमान होंगे। अच्छा। उसके बाद जो है हुकूमत क्या करती है या अभी से हुकूमत क्या करती है, इसका फैसला कबल अज़ वक्त हम नहीं बता सकते, क्योंकि हुकूमत भी सर जोड़ के बैठी हुई है कि अगर ये आ जाते हैं इनको गाड़ियां कैसे देनी है, इनको दफातर कैसे देनी है, इनका इस्तेमाल कैसे करवाना है, क्योंकि पहले चूंकि ये रूलिंग पार्टी में से ही साथ चल रहे थे, अब ये बल्दियाती इदारों के जो काम है वो लगे हुए हैं इस वक्त तक, उनके टेंडर हो चुके हुए हैं। तो काम तो होते हैं यूनियन काउंसिल में चेयरमैनों के, काउंसलर्स के, अपनी गली मोहल्लों के बनाने के लिए। अगर उनको फंड नहीं देंगे तो वो भी वहां बाहर आएंगे। तो मेरा यही ख्याल है कि 9 माह अगर ये आ जाते हैं तो हम भी सड़कों पे होंगे और ये भी सड़कों पे होंगे। हाँ, तो सर ये 9 माह रह गए हैं वैसे इसमें, तो वहीं से स्टार्ट होगा जैसे ये कह रहे हैं इमरान, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था, या दोबारा नया मंसूबा आएगा आपका? देखें जी, बात यह है कि जो इरादे पीटीआई ने उस वक्त शो किए थे, जैसे मैंने अर्ज किया कि 1 अरब और 18 करोड़ की जो हमारी स्कीम्स थी वो चली गई थी, 3-4 महीने वो रुलती रही थी, कभी उधर फाइल जाती थी, कभी इधर फाइल। उसी एक्सप्लेनेशन पे वो दोबारा एक्सप्लेनेशन मांग लेते थे। तो जो इमरान ने कहा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, कि उनको लफ्ज़ ये कहना तो नहीं चाहिए कि अभी तक तो ये उनको हजम ही नहीं होगा कि हम वापस आ गए। अच्छा। और जब वापस आ गए, ख्वाब में ही है, आपको भी नहीं पता था कि ये फैसला हो जाएगा। देखें ऐसा है सर। देखें जी, बात यह है कि हम तो अदलिया के पास पिटीशन लेकर गए हुए थे ना, ये जो भी वो फैसला करते हम तो दोनों के लिए तैयार थे। ये जजमेंट काम करना या कानून को समझना, देखना, परखना, मैंने आपसे अर्ज किया है कि इसी दौरान 3 बेंचेस के पास हमारा केस गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने, मेरा ख्याल है, हमें 3 दफा सुना अपने बेंच में। उसके बाद एक और बेंच बना, उन्होंने 3 दफा सुना। उसके बाद एक और बेंच था, उन्होंने 2 दफा सुना। और उससे पहले जब हमने ये दरख्वास्त दी थी, ये चैम्बर हेयरिंग हुई थी एक जस्टिस साहब के पास, उन्होंने पहले रिजेक्ट की, फिर हमने अपील की, उसके बाद हमारी दरखास्त एक्सेप्ट हुई। तो ये इसके ऊपर मैं बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूंगा। हम ये समझ सकते हैं कि अब जो जितने भी लाहौर के मसाइल हैं वो अब देखें जी, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। ये हमारे प्रोग्राम से निकल के ना ये जा रहे हैं, रुख करने लगे हैं लोकल गवर्नमेंट के एक इदारे का, यानी कि टाउन हॉल का। वहाँ पे इन्होंने अपने चेयरमैन को, डिप्टी मेयर्स को कॉल दी हुई है। ये बता दें कि इनका आगे लाहेमल क्या होगा। देखें जी, हमने सिर्फ वहाँ जाके टाइम शॉर्ट है, पब्लिक को ये बताना है कि वी आर वंस अगेन हियर। ठीक है। जैसे कोई कानूनी कागज पत्थर हमारे पास आ जाएगा, हम सिर्फ वहाँ से आ जाएंगे 5-7 मिनट के बाद। रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मेयर लाहौर थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब बदलते मौसम के, बदलते तकाजों के हवाले से। तो जब मौसम बदलता है तो हमारा तर्ज जिंदगी भी बदल जाता है, और सबसे पहले जो चीज हमारी चेंज होती है वो हमारा लिबास होता है, ट्रेंड होता है। जब मौसम तब्दील होता है तो फैशन भी आपको पता है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नए नए रुझानात मुतारिफ करवाए जाते हैं, नए नए ट्रेंड्स होते हैं, डिजाइन होते हैं। लेकिन गुज़श्ता बरस कोरोना के बाइस लगने वाले जो लॉकडाउन की वजह से आपको पता है समर कलेक्शंस पूरी तरह मुतासर हुई थी। इस दफा क्या क्या रुझानात देखने को मिल सकते हैं, समर कलेक्शंस के हवाले से कौन कौन से ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फैशन डिजाइनर है नरगिस बेग। नरगिस, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नरगिस, हम देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, तो मौसम के साथ साथ कपड़ों के ट्रेंड्स भी बदलते हैं। जी बिल्कुल, सीजन वाइज कलर भी चेंज होते हैं और ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। अच्छा। लाइक अभी स्प्रिंग के कलर्स चल रहे हैं, बहुत ही ब्राइट कलर्स चल रहे हैं। तो अभी आजकल बहुत ही कलरफुल हैं, लॉन्ग लेंथ्स हैं। अभी जो स्प्रिंग आ रहा है और समर आ रहा है तो दैट्स वाई थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, फ्रेश कलर्स आ रहे हैं। और आगे समर भी आ रहा है, तो उस हवाले से क्या क्या आने वाले हैं, हम क्या देख सकते हैं ट्रेंड? समर में अगर कट्स की बात करें तो लॉन्ग लेंथ है, प्रिंटेड मैक्सीज अभी ट्रेंड में आएंगी। अच्छा। और कुछ इस तरह से भी होगा कि लाइक ट्राउजर शर्ट्स होंगी प्लेन में,
क्योंकि और सॉलिड कलर्स आजकल सॉलिड कलर्स आजकल ट्रेंड में है, और कुछ जेंट स्टाइल को भी ट्रेंड में लाया जा रहा है लेडीज में। वो किस तरह लाइक बैन कुर्ता स्टाइल, जो जेंट्स का एक टिपिकल स्टाइल होता है, वो भी आजकल शलवार कमीज में, शलवार कमीज में एग्जैक्टली। अब वही सेम हमें फीमेल्स में भी मिलेगा कि वही कुर्ता स्टाइल, और वो जो पहले जमाने में मेरे ख्याल से हुआ भी करते थे, अब वो वापस नहीं आ रहे। ट्रेंड के चेंज होता है, और पहले ये होता था कि काफी टाइम बाद चेंज होता था, बट अब 2-3 मंथ्स में ही ट्रेंड चेंज होता नजर आता है, और लोग लाइक भी करते हैं और उसे बड़ी जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। नहीं तो ये डिजाइनर्स के लिए मुश्किल नहीं होता 3 महीने के बाद अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रेंड होगी एक चीज और वो बने पड़ रहे हैं कपड़े भी, तो उनको फिर सेल आउट करना और किस तरह? एग्जैक्टली होता है, लेकिन फिर से जब ट्रेंड वापस आता है तो उसमें कोई ना कोई हम चेंजिंग डाल के मॉडर्नाइज करके तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कब से स्टार्ट किया हुआ है आपने ये, इस फील्ड में कब से हैं आप? इस फील्ड में तो मुझे काफी टाइम हो गया है, 8-10 साल हो गए हैं। अच्छा। बट अपना जो मैंने स्टार्ट किया वो भी रिसेंटली 1.5-2 साल पहले मैंने 1.5-2 साल पहले स्टार्ट किया। तो आपने प्रॉपर इसकी स्टडी की थी, इसके बारे में पढ़ा था, देन इसमें आई थी? मैंने PIFT से ही ग्रेजुएट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वहाँ पर के एडमिशन मिलना ही बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, जितने भी हमने डिजाइनर्स देखे हैं मारूफ फैशन डिजाइनर्स वहीं से आए हैं सारे, और आप भी वहीं से आई हैं। और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और देन मैंने ये फील्ड को चूज किया। बचपन से ही आपको पता था, मतलब जब आप स्कूल पढ़े होते हो तो तब आपको होता है कि मैंने इस साइड पे जाना है, इस लाइन में जाना है? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा मेरा जो था, एक्चुअली मैं एज अ पेंटर भी काफी एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ। अच्छा। तो पेंटिंग भी करती थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। एक्चुअली कलर्स मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं, तो कलर्स को लेकर मैं कुछ करना चाहती थी कि मेरी कोई ऐसी फील्ड हो जो कलरफुल हो। लाइक या तो मैं पेंटर कंटिन्यू करूंगी एज अ पेंटर खुद को, या फिर एज अ डिजाइनर। तो एज अ डिजाइनर भी मैंने इसलिए चूज किया कि मुझे फैमिली से बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। मेरी फ्रेंड्स, मेरी रिलेटिव्स, मेरी कजन्स बहुत लाइक करते हैं मेरा टेस्ट, और हमेशा मेरी गाइडेंस लेते हैं। कोई भी फैमिली इवेंट हो तो वो कहते हैं इकट्ठे आज मार्केट चलते हैं, आप साथ चलें। तब तक मेरा माइंड इतना नहीं था इस फील्ड की तरफ, बट मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हुआ कि मेरे में एक गॉड गिफ्टेड चीज है। अच्छा। तो व्हाई नॉट इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और फिर मार्केट में भी ट्रेंड एकदम से डिजाइनर्स का बहुत ज्यादा आ गया, देन वो अट्रैक्शन होती है आपको मार्केट में जो चीज चल रही होती है। लेकिन हमने देखा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिजाइनर्स हैं, आप हर जगह देख लें डिजाइनर्स आते जा रहे हैं, तो कंपटीशन कितना मुश्किल है, और खुद को उन लोगों से अलग दिखाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स बस वो हिट हो जाते हैं लकीली, तो वो अच्छा भी लगता है, और मेहनत भी उस पर बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। बिकॉज आजकल जो क्लाइंट है ना मुनीबा, वो हर जगह पे विजिट करता है बहुत ज्यादा। अगर उसने एक कुर्ता भी परचेज करना है ना, तो वो एटलीस्ट 10 से 12 ब्रांड्स विजिट करेगा। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो फिर इतना कंपटीशन है नरगिस, तो फिर खुद को मुनफरिद दिखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? आप क्या करती हैं? आप किस तरह के स्टाइल्स लेकर आती हैं, कलर कॉम्बिनेशन लेकर आती हैं कि बाकियों से आप अलग लगे? मेरा जो एक नेचुरल टेस्ट है ना, वो बहुत ब्राइट कलर्स हैं। ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह के स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जो बहुत पेस्टल में, लाइट टोन्स में काम कर रहे हैं, और कुछ बहुत ब्राइट कलर्स में काम कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा से अपील करता है ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स। मैं खुद भी बेसिकली ज्यादा पर्सनली वही वेयर करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं अपने लिए चूज करूँ वही अपने क्लाइंट के लिए चूज करूँ। और हमेशा मार्केट को तो डेफिनेटली हम लोग विजिट करते हैं, हर चीज देखते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम उस चीज को प्लान करते हैं कि ट्रेंड में क्या है। स्पेशली आजकल जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की वो क्या है, वो देखनी पड़ती है। और कस्टमाइजेशन इज द बेस्ट वे। आप कस्टमाइज करा सकते हैं। मैं ऑलवेज अपने जितना भी पेज पे मैं अपना हमेशा लाइव करती हूँ, जब भी बात करती हूँ अपने क्लाइंट से, तो मैं उनको ये जरूर बताती हूँ कि कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कि जो भी आप चाहे वट एवर यू वांट, आप उसको अपने बजट में ला सकते हैं। अगर एक चीज की प्राइस 50,000 है, आप उसको 20,000 में कस्टमाइज करा सकते हैं। That's the best way कि आप डिजाइनर क्लोथ्स भी ले सकते हैं, और अपनी पसंद से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह के केसेस आपके पास या क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो आपको कहते होंगे ये अच्छा ये तो है 10 लाख का, लेकिन मुझे इतने बजट में बनाना है? एग्जैक्टली। सबसे पहले तो प्राइसेस मैंने बहुत नॉर्मल रखी हैं, जो कि हमारी हाउसवाइफ भी अफोर्ड कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि डिजाइनर के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि जितना भी ट्रेंड आ रहा है या अच्छे अच्छे ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई जो भी चाहता है वो देखे भी और वो पहने भी वो चीज, क्योंकि सबका दिल चाहता है। तो वैसे भी कंपटीशन को भी देखते हुए मैंने अपनी प्राइसेस बहुत रीजनेबल रखी हैं, विद इन बजट रखी हैं, जो हमारे एक नॉर्मल घरेलू क्लाइंट की होनी चाहिए।
फिर भी मैं बहुत कॉपरेट करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी क्लाइंट ये कहता है, स्पेशली मुझे पर्सनल टेक्स्ट करते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती बट मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसे खुद से भी डिस्काउंट दे देती हूँ। अच्छा, ये नो इशू, तो कर देती हूँ। और कभी कभी तो इस तरह के भी क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, जिनको मनाना, कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कुछ लोग। तो उनके साथ फिर किस तरह आप डीलिंग करती हैं? उनको मनाना किस तरह कभी कभी तो वाकई हेक्टिक हो जाता है, पर कभी कभी बहुत अच्छे फ्रेंडली क्लाइंट भी मिल जाते हैं जो बहुत जल्दी एग्री कर जाते हैं कि आप सही कह रही हैं। तो बट बाज लोग नहीं, हम लोग, हमारे हस्बैंड ये लाइक करते हैं, हमने यही पहनना है, और हमने या किसी मॉडल को देखा आज के ट्रेंड में, हमने यही पहनना है। तो उन लोगों का ये थोड़ा सा होता है जिद, लेकिन उनको फिर गाइड करना पड़ता है। ऑफ कोर्स हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि जो आपके एज पर योर कम्प्लेक्शन, एज पर योर मेजरमेंट, एज पर योर फिजिक जो आप पे सूट करता है उसी कट में रहना चाहिए। तो इस चीज की अवेयरनेस है आपको लगता है लोगों में कि उन पे क्या अच्छा लगेगा, उनकी फिजिक के हवाले से, उनके कॉम्प्लेक्शन के हवाले से, कि वो उस चीज में अच्छे लगेंगे? किसी को डार्क कलर्स नहीं भी सूट करते, कुछ लोग पेस्टल कलर्स पहन लेते हैं तो वो अजीब से लगना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखना कितना जरूरी है? हमारी आवाम को अब वैसे अवेयरनेस तो होती जा रही है, बट अभी भी स्टिल थोड़े से क्लाइंट्स कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि मार्केट में कि रोज गुजरे तो एक नई शॉप, एक नया ब्रांड खुला होता है, तो लोग जब इतना ज्यादा विजिट करते हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं मेंटली कि एक ब्रांड ये बना रहा है, दूसरा ब्रांड वो बना रहा है, हम किस तरफ जाएं। बट फिर भी इस वक्त लोगों को काफी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि आप घर बैठे अपने मोबाइल पे हर डिजाइनर का काम देख रहे हैं, हर तरह से ट्रेंड्स को देख रहे हैं, तो उसमें इजी भी हो जाता है। बट कुछ लोग कॉपरेट करते हैं, हमारी बात मानते हैं, और हम भी उन्हें गाइड करते हैं कि इफ यू आर बल्की तो आप पे डार्क कलर आप ना पहने, बड़े प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स मत पहने। बट कुछ लोग जिद करते हैं भाई हमें तो फ्लावर्स पसंद है, हमने फ्लावर्स वाली फ्लाम एक्सी पहनी है जो फ्लाम मॉडल ने पहनी। अच्छा, तो फिर उनको थोड़ा गाइड करना पड़ता है। हाँ, ठीक है जी। नरगिस बेग हमारे साथ मौजूद थी, फैशन डिजाइनर थी, और हम बात कर रहे थे आजकल के फैशन के हवाले से कि क्या क्या चल रहा है, और समर कलेक्शन जो नरगिस की आने वाली है वो किस तरह की रहेगी। नरगिस, बहुत शुक्रिया आपके, हम यहाँ पर आई हैं और आपने वक्त दिया है हमें ना। मुझे यहाँ पे आपने इजाजत देनी है आज के लिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, कल जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।